हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं हूं गौरव काबरा और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एफएमडीए चैप्टर में जो इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक दे रखी है उसके ऊपर डिस्कशन। इट वोंट बी अ वेरी बिग सेशन। मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट इन सारे एमसीक्यूज को आपके सामने रख दूं सो दैट एग्जाम से जाने से पहले एक बार इसको सुना हुआ रहेगा, देखा हुआ रहेगा तो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुए थे दिसंबर 2024 में तो इसी एमसीक्यू बैंक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड जून 25 के लिए भी एक्सपेक्टेशंस एकदम सेम है। सो अगर आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं जून 2025 में पेपर नंबर 11 एफएमडीए, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। कम से कम 10 ऊपर से 20 नंबर तक की वेटेज सिर्फ इस एक सेशन से होने वाली है। सो पूरा सेशन शुरू से लेकर एंड तक प्लीज देखिएगा। शुरुआत करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो अपने सामने, और हर सवाल को देखो ट्राई करेंगे अच्छे से पढ़ करके जवाब देने का। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन्स दैट अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे इज वर्थ मोर देन यूनिट रिसीव्ड इन फ्यूचर। ये सही बात है, गलत नहीं है, तो विल गो विद दिस ऑप्शन, लेकिन आगे के भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे इज वर्थ लेस देन, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अ यूनिट ऑफ मनी रिसीव टुडे एंड एट सम अदर टाइम इन फ्यूचर इज इक्वल, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नन ऑफ द अबव भी गलत है। सो वी विल गो विद द ऑप्शन 1। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ए। चलो यहां लिखते जाते हैं, ये बेटर रहेगा। करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे बढ़ते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फैसिलिटेट्स कंपैरिजन of cash flows occurring at different time period by compounding all cash flows to a common point of time, discounting all cash flows to a common point of time, either one or two, neither one or two. We do one or two, या तो हम कंपाउंडिंग करते हैं या डिस्काउंटिंग करते हैं, तो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। थर्ड पॉइंट, इफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फ्रीक्वेंसी इज 4, आपको इफेक्टिव रेट निकालना है कितना होगा। तो इफेक्टिव एनुअल रेट के लिए फॉर्मूला होगा 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.025 टू दी पावर 4 माइनस 1। लेट्स डू द मैथ्स। 1.025 मल्टीप्लीकेशन एक बार इक्वल टू 3 बार, 1 2 3, एंड देन द रिजल्ट इज 0.1038, यानी कि 10.38%। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज बी। यहां लिखे क्या, और बेटर रहेगा क्या? हाँ, और बेटर रहेगा। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल इफेक्टिव रेट एंड एनुअल नॉमिनल रेट इज व्हाट। हमेशा इफेक्टिव रेट नॉर्मल रेट से ज्यादा होता है। जैसे कि ऊपर वाले केस में ही देख लो, हमारा नॉमिनल रेट था 10%, लेकिन इफेक्टिव रेट का आंसर आया 10.38%। सो इफेक्टिव रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉर्मल नॉमिनल रेट। हाँ, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे इसी बात को बोला है दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट लग रहा है। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। नंबर 5 में आते हैं। इफ एनुअल इफेक्टिव रेट is 10.25% एंड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या होगा। वेल बहुत सिंपल है, 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 पे इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट सेम होता है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि 4 पे हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, वो 10.38% होता है। तो बचता है 3 और 2, कैलकुलेट करके देख लो। सो बेसिकली 1.05 टू द पावर 2 माइनस 1 करके देखो क्या आ रहा है। 10.25% आ गया। सो 10.25% आएगा 2 पे व्हेन m इज इक्वल टू 2, यानी कंपाउंडिंग इज बाई एनुअल। सो इसका करेक्ट रिजल्ट होगा सी। सो वी विल गो विथ ऑप्शन 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6। अ स्टूडेंट टेक्स अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम एसबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। इसको 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, एंड ऑफ द ईयर इंस्टॉलमेंट है। तो बताओ कैसे पेमेंट होगा। वेरी सिंपल, ये होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन विच इज 50,000 डिवाइडेड बाई PVIFA विच इज 10% कॉमा 5। तो ये होता है 1.10 डिवाइड इक्वल टू 5 बार, 1 2 3 4 5, एंड देन फिर GT ये आ रहा है 3.791। सो ये हो गया 50,000 डिवाइडेड बाई 3.791। हाउ मच इज दिस? ये हो गया 13,189। 13,189 वापस चेक करना होगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। सो 1.10 डिवाइड इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5 GT डिवाइडेड बाई 50,000 डिवाइड इक्वल टू
आ तो उतना ही रहा है, 13,189 ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये आ रहा है अपना 13,190 ना। ओके तो यही मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़ लिखा होगा इन्होंने, ये 19,310 के जगह होना चाहिए 13,190, ये मेरा अजम्पशन है। तो अब नन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, किसके साथ जाए मुझे नहीं मालूम, बट ये ऑप्शन तो देखो गलत है, विल गो विथ नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ये मुझे लग रहा है कि इस तरह से इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, बट ठीक है, विल गो विथ नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और इसको रिसीव करनी है 5 एन्युटीज ऑफ 10,000 10% की रेट पे, तो कितना आज इन्वेस्ट करना होगा। रिजल्ट होगा 10,000 इंटू PVIFA ऑफ 10% कॉमा 5, तो ये होगा 10,000 इंटू 3.791, तो ये होगा 37,910। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 7 का सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अ बैंक ऑफर्स 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली, डिपॉजिटेड 2,000, इफ यू डिपॉजिट 2,000 हाउ मच विल इट ग्रो इन 5 years। ध्यान रखिए ये क्वार्टरली है तो ये 20 टर्म्स आगे जाएगा, एंड क्वार्टरली होने के बावजूद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 12% जो है उसको हमको लेना पड़ेगा 3%। सो ये इफेक्टिवली बनेगा 2,000 इंटू 1.03 टू द पावर 20। लेट्स सी ये क्या होता है। 1.03 मल्टीप्लीकेशन एक बार इक्वल टू 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 करेक्ट, इंटू 2000 किया तो ये आ रहा है 3612। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी, 9 का सी, सॉरी 8 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। A company wants to repay a loan of 5 lakh rupees 10 years from today. How much should it invest now every year for 10 years if the rate of interest is 8%? Same ही चीज है, the first investment will begin at the beginning of the year। ये थोड़ा अलग हो गया। So basically A into FVIFA 8% comma 5 into 1.08, this is equal to 5 lakhs। करेक्ट, हम इस इक्वेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना चाहेंगे। ध्यान रखना ये इक्वेशन जो है इसमें हमारी एन्युटी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी ड्यू है, इसीलिए ये 1.08 अलग से इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ये 5 lakhs के बराबर होना चाहिए एंड 10 साल के बाद होना चाहिए, नॉट 5 years। तो यहाँ पे होगा कॉमा 10। अब ये सॉल्व कैसे होगा, FVIFA हमें कैलकुलेट करना है 8% कॉमा 10, कैसे होगा 1.08 मल्टीप्लीकेशन वंस इक्वल टू 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन GT के बाद में प्लस 2.08, तो ये आ रहा है A इंटू 14.4866 इंटू 1.08 इज इक्वल टू 5 lakhs। करेक्ट, ए को सॉल्व करते हैं, 5 lakhs डिवाइडेड बाई 14.4866 डिवाइडेड बाई 1.08, ये रिजल्ट आ रहा है 31,958 आ रहा है मेरा। सो माई ए वैल्यू इज इक्वल टू 31,958, गोज वेरी क्लोज टू ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी बी। ये कैसे सॉल्व हुआ मैं फिर बता दूं, हमने यहाँ पे किया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, और एन्युटी ड्यू के केस में 1 + i का एक अलग से एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, एंड बस बाद बाकी फ्यूचर वैल्यू के लिए हमें चाहिए FVIFA, जिसको हमने कंप्यूट किया यूजिंग द स्टेप्स दैट वी ऑलरेडी नो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है रिस्क ऑफ 2 सिक्योरिटीज हैविंग एक्सपेक्टेड रिटर्न having different expected return can be compared with। अगर 2 सिक्योरिटीज है जिनके दोनों के एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग है तो हम उसको कैसे कंपेयर करें, CV कैलकुलेट करके, जिसका CV लोअर होता है वो बेहतर होता है। सो दैट इज हाउ वी डू इट, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, a portfolio consists of 2 securities, expected return are 12% and 16% respectively, calculate return on the portfolio if first security accounts for 40% of the portfolio। Well frankly this question comes from the chapter portfolio management of SFM। तो ये
हिसाब से तो एफएम का क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस, इजी है तो सॉल्व करवा रहा हूं भाई। 40% अगर आपका इन्वेस्टमेंट है एक ऐसी सिक्योरिटी में जहां पे 12% रिटर्न मिल रहा है, एंड 60% आपका इन्वेस्टमेंट है ऐसी सिक्योरिटी में जहां पे 16% रिटर्न मिल रहा है, तो हम वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं, एंड दैट विल बी 40 इंटू 0.12 एंड 60 इंटू 0.16, ये आ रहा है 14.4%, and that will be option number B. So correct option to this will be option number B. बढ़िया, 11 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, what are the doubling periods as per rule 72 and rule 69? so rule 72 के हिसाब से 72 by 12 करने पे आता है 6, वैसे ही 69 के हिसाब से 69 divided by 12 करने से आता है 5.75. Are we getting these results somewhere? Please check. तो ये है अपना 6 years तो मिल गया, बट 6.1 years नहीं मिल रहा है। ये 6.1 कहां से आएगा? We'll go ahead with option number C. हालांकि रूल ऑफ 69 वाला अपने को समझ में नहीं आया, लेकिन रूल ऑफ 72 इज अ रेलिवेंट रूल, सबको पता है रूल ऑफ 72 के बारे में, so that can be applied really easily here. We'll go with option number C. Next up is question number 13. Question number 13 में बोल रहा है दो सिक्योरिटीज हैं, दोनों सिक्योरिटीज के अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन आई थिंक, और फिर कोरिलेशन दिया हुआ है ऑफ बोथ द सिक्योरिटीज। वी कैन स्किप दिस दोस्तों, इसको हम स्किप करेंगे। क्यों? ये एसएफएम का सवाल है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सवाल है। यू कैन स्किप दिस, डोंट वरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्किप करो, इसका नेक्स्ट भी स्किप करो, ठीक है। सो दीज 3 क्वेश्चंस कम फ्रॉम एसएफएम, इसलिए इनको स्किप किया जा सकता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सीएमए फाइनल एसएफएम। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये मेरा पूरा लिखा पट्टी वाला पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम डिस्क्रिप्शन एज वेल, वो सब मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आ जाओ जी, नेक्स्ट आते हैं अपने सीएपीएम के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, सीएपीएम क्या चीज अकाउंटिंग में लेता है? भाई वो सिस्टमैटिक रिस्क को अकाउंटिंग में लेता है। सिस्टमैटिक रिस्क वुड बी करेक्ट आंसर, विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। कैसे? क्योंकि सीएपीएम अकाउंट्स फॉर बीटा एंड बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड टू मैनेज बैंक्स एसेट्स, नहीं, टू मैनेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सही लग रहा है। टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसके लिए एएमसी नहीं बनता, इसके लिए बनता है एसवीसी, तो ये भी गलत है। टू रन स्टॉक एक्सचेंज, ये भी गलत है। विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। प्राइम ड्यूटी ऑफ मर्चेंट बैंकर, प्राइम ड्यूटी ऑफ मर्चेंट बैंकर इनमें से क्या है? ठीक है, नंबर 1 इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स, वो हर एक ब्रोकर का काम होता है या फिर कस्टोडियन का काम होता है, नॉट नेसेसरली मर्चेंट बैंकर। गिविंग लोन्स टू क्लाइंट्स बैंक का काम होता है। वर्किंग एज कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी, ये सही है। नन ऑफ द अबव गलत है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इज guaranteed rate of return, wrong. Investment in short term securities, correct. Both A and 1 wrong, ये भी wrong. So we'll go with option number B. Question number 20. Short selling refers to buying the shares and then selling them, wrong. Selling the shares without owning them, right. Selling some shares out of large, wrong. Continuously selling, wrong. We will go with option number B. Question number 21. Which of the following is not regulated by SEBI? इनमें से कौन सा सेबी से रेगुलेट नहीं होता? FII सेबी रेगुलेट करता है, FDI सेबी रेगुलेट नहीं करता, डायरेक्टली मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करती है, डिपॉजिटरीज को भी सेबी रेगुलेट करती है। सो टेक्निकली द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। मैं इसको अलग तरह से लिख रहा था, बेसिकली मैं ये बता रहा था सेबी किस किस को ये करती है, रेगुलेट करती है। तो ये रेगुलेट करती है FII को, ये रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड्स को, ये रेगुलेट करती है डिपॉजिटरीज को, बट किसको रेगुलेट नहीं करती? FDI को नहीं करती, क्योंकि उसको डायरेक्टली मिनिस्ट्री रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? एग्जिट लोड इज नॉट अलाउड, गलत। एग्जिट लोड कुछ कुछ म्यूचुअल फंड में होता है। एंट्री लोड इज अलाउड, एंट्री लोड इज अलाउड और नॉट, जानकारी मुझे तो नहीं है, बट आज तक मेरा कभी लगा नहीं है। लेट्स सी अगला क्या है। एंट्री लोड इज नॉट अलाउड, ठीक है। एग्जिट लोड इज अलाउड इन सम केसेस,
हम्म अब इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट होना चाहिए, अब ये भी करेक्ट होना चाहिए। देखो भाई मैं फंस गया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए। एंट्री लोड क्या हर जगह अलाउड होता है? आई एम नॉट रियली श्योर, मेरे ख्याल से नॉट अलाउड है एंट्री लोड, एंड एग्जिट लोड कुछ कुछ केसेस में अलाउड है। तो दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं, सी और डी। सो आई एम नॉट श्योर, आई एम गोइंग विथ सी और डी। आई एम गोइंग विथ ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया? इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं क्या? हाँ होते हैं इंडिया में। इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं क्या? हाँ होते हैं भाई। निफ्टी पे कॉल पुट भी मिलता है और निफ्टी पे आपको फ्यूचर्स भी मिलता है, तो दोनों मिलेगा। कमोडिटी ऑप्शंस शायद नहीं होंगे, एंड कमोडिटी फ्यूचर्स होते हैं, करेक्ट। सो ऑप्शंस नहीं होते इंडिया में। बेसिकली आपको ऑप्शंस नहीं मिलते ऑन गोल्ड वगैरह, बट फ्यूचर्स वगैरह तो मिलता ही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरीज? डिपॉजिटरी का फायदा क्या क्या है? रिडक्शन इन शेयर ट्रांसफर टाइम, एकदम सही बात है। रिड्यूस रिस्क ऑफ स्टोलन फेक फोर्स शेयर्स, ये भी सही बात है, क्योंकि डीमैट हो जाने से इजी हो जाता है कि हम नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, हालांकि स्टैम्प ड्यूटी लगता तो है, लगता तो है, तो नॉट रियली श्योर ऑफ दिस। एंड ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन आ रहा है, विल गो विद ऑल ऑफ द अबव, ये ज्यादा सही लग रहा है। विल गो विद डी, बट स्टैम्प ड्यूटी की जहां तक बात है, डेफिनेटली लगता होगा यार। अपने जब शेयर्स खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगता है, एसटीटी भी लगता है। कहां नहीं लगता भाई? मेरे ख्याल से तो लगता है, बट ठीक है, विल गो विद ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आगे के दो तो करेक्ट है ही। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्रेडिट रेटिंग ऑन अ डेट सिक्योरिटी इज गारंटी ऑफ रीपेमेंट, रॉन्ग। मेयरली ओपिनियन, राइट। पॉजिटिव सजेशन, नॉट नेसेसरली पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है। नेगेटिव देखो कोई भी पता नहीं, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आप कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकते इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भाई इस तरह के सवालों के जवाब देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो एनएसई है, ओटीसीई है, कि बीएसई है, कि एमसीएक्स है? भाई एनएसई नहीं होगा आई एम श्योर, एमसीएक्स नहीं होगा आई एम श्योर। क्यों? क्योंकि ये दोनों बात बहुत बाद में आए हुए हैं। या तो बीएसई होगा या तो ओटीसीई होगा। ऑप्शंस पे करेक्ट जो होगा वो मेरे ख्याल से अपने को मिलने वाला है, चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेना इसको, ठीक है। मैं इसको पेंडिंग रख रहा हूं, या फिर एनए लिख रहा हूं। एनए मतलब अपन इसका आंसर नहीं दिया भैया, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, ओटीसीई या फिर बीएससी में से होगा, बट इन दोनों में तो नहीं होगा। चलो आई विल गिव इट बी और सी, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, या क्वेश्चन मार्क ही लिखता हूं, बेटर होगा। आई एम नॉट श्योर, सो आई एम गोइंग विथ क्वेश्चन मार्क। आप एक बार आंसर चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव इज नॉट अवेलेबल? सेम क्वेश्चन नहीं हो गया क्या? इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, तो बोलता है इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स। ओके, अब की बार नया हो गया ये सवाल, ऐसा नहीं है बदल नहीं गया, बदला है इसमें। क्योंकि इंडेक्स का ऑप्शन भी होता है, इंडेक्स का फ्यूचर भी होता है, स्टॉक का भी फ्यूचर होता है, पर एफआरएज नहीं होते। और ऐसे भी एफआरए एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होते, इट इज ऑलवेज ओवर द काउंटर, करेक्ट। सो एफआरए यहां नहीं आएगा। हाउ मेनी डिपॉजिटरीज आर देयर इंडिया में? दो है भैया, इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं। इतने सारे ऑप्शन में पहला ए आया है क्या? नहीं, दूसरा ए आया है, पहला वाला ए था। तीन ए आए हैं अभी तक, आउट ऑफ हाउ मेनी? 28 क्वेश्चंस। गजब ही चीज है। सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया कौन रेगुलेट करता है? सेकेंडरी मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, बच्चे बच्चे को ये बात पता है। विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। डैश फंड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड डेट ऑफ रिडेम्पशन, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड? ओपन एंडेड इज द करेक्ट आंसर वैसे, तो विल गो विद ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में कोई रिडेम्पशन का टाइम नहीं होता है, आप कभी भी अपने फंड को जमा करके निकल सकते हो, रिडेम्पशन नहीं होता उसका। इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, सही है। पेड अप कैपिटल गलत है। फ्री फ्लोट और ज्यादा सही है, सॉरी मार्केट कैप तुम भी गलत हो। फ्री फ्लोट इज करेक्ट, ऑथराइज्ड इज गलत। सो बेसिकली इसका भी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अब आप पूछेंगे फ्री फ्लोट क्या होता है, तो भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है द इंटायर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इनटू करंट मार्केट प्राइस। लेकिन जो अपना फ्री फ्लोट होता है वो अकाउंटिंग में लेता है सिर्फ वो शेयर्स जो एक्चुअल में मार्केट में ना रोजमर्रा में ट्रेड होते हैं, जो ट्रेड नहीं होता। जैसे प्रमोटर के पास जो पड़ा रहता है वो ट्रेड थोड़ी ना होता मार्केट में, सो वो फ्री फ्लोट नहीं होता। इंपॉर्टेंट है ये समझना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म लोन इज रियल एस्टेट, रॉन्ग। प्लांट एंड मशीनरी, रॉन्ग। स्टॉक ऑफ गुड मे बी राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल, रॉन्ग। यही सही है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी हियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बैंक, इनमें से कौन सा बैंक के लिए एक लायबिलिटी है? ट्रेजरी बिल्स नहीं, ये एक एसेट है, सो बेसिकली बैंक के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है। commercial papers are also an investment for the bank. Certificate of deposit is a liability for the bank and this can also be an investment. हालांकि बैंक्स को शायद जंग बॉन्ड्स में अलाउड ही नहीं होगा इन्वेस्ट करने को, लेकिन फिर भी इट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट. बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स डेफिनेटली इज अ लायबिलिटी. बैंक इज लायबल टू पे यू ऑन टेकिंग दीज डिपॉजिट, सो ये बैंक के लिए लायबिलिटी हो गया है. कमर्शियल पेपर इनमें से क्या है? क्या फिक्स्ड कूपन बॉन्ड है? नहीं. अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट है? करेक्ट. इक्विटी शेयर कैपिटल है? गलत. गवर्नमेंट बॉन्ड है? गलत. सी और डी तो एकदम ही गलत था. विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. Which of the following is not a spontaneous source of short term funds? इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म फंड्स का स्पॉन्टेनियस सोर्स नहीं है? ओके ठीक है भाई, तो यहां पे अपने को ट्रेड क्रेडिट स्पॉन्टेनियस सोर्स होता है, अक्रूड एक्सपेंस भी स्पॉन्टेनियस सोर्स होता है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड कोई सोर्स ऑफ पेमेंट होता ही नहीं है, तो वो पेमेंट का ही सोर्स नहीं होता है, तो फिर वो स्पॉन्टेनियस कैसे सोर्स होगा? विल गो विद ऑप्शन नंबर सी हियर. क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 36. इन इंडिया कमर्शियल पेपर्स आर इशूड एज पर द लाइंस इशूड बाय सेबी. गलत. आरबीआई सही हो सकता है. फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रॉन्ग. आरबीआई वापस. भाई ये क्या चल रहा है? विल गो विद ऑप्शन नंबर ईदर बी और डी, दोनों एक ही बात है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलूं या फिर आरबीआई बोलूं, इट्स द सेम थिंग. ये क्यों हुआ? क्योंकि कमर्शियल पेपर मनी मार्केट में इशू होता है और मनी मार्केट को सेबी रेगुलेट नहीं करता. मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. डन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. कमर्शियल पेपर आर जनरली इशूड एट प्राइसेस लेस देन इट्स फेस वैल्यू. डिस्काउंट पे इशू होते हैं ये, डिस्काउंट पे. करेक्ट. सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी हियर. क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर के लिए फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, इशू प्राइस भी इंपॉर्टेंट होता है, कूपन रेट भी इंपॉर्टेंट होता है. हालांकि जेडसीबी भी तो हो सकता है, बट आमतौर पे कमर्शियल पेपर्स आर कूपन. याद नहीं आ रहा मुझे, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट खैर ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है. सो वी विल गो विथ नन ऑफ द अबव. सो ये मान रहे कि कूपन रेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नन ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे. ठीक है. कूपन रेट को लेकर के मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा था उसका रीजन मैं बता देता हूं. कमर्शियल पेपर क्या जेडसीबी फॉर्म में इशू होते हैं? क्या जेडसीबी होता है? जीरो कूपन बॉन्ड. आमतौर पे जेडसीबी नहीं होते, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं जेडसीबी, बट कमर्शियल पेपर्स आर नॉट यूजुअली जेडसीबी. तो उस हिसाब से भी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. यहां पे नॉट पूछा था तो मैं एप्लीकेबल जो आइटम था उसको टिक कर रहा था. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39. वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज रेशियोज. अकाउंटिंग रेशियोज आर एन इंपॉर्टेंट टूल यूज बाय मैनेजर्स भी यूज करते हैं, रिसर्चर्स भी यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं. ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर. नेट प्रॉफिट रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? नेट प्रॉफिट रेशियो सिग्निफाई करता है ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी. सही बात है. लिक्विडिटी गलत बात है. सॉल्वेंसी गलत बात है. प्रॉफिट ऑफ लेंडर्स नहीं, ये भी गलत है. सो वी विल सिग्निफाई ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी. करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए. Question number 41. Working capital turnover measures the relationship of working capital with turnover. इसमें अब कौन सा सोचने वाला बात है? The correct option would be sales. Sales का ही दूसरा नाम है turnover. So the correct option would be B. Dividend payout ratio क्या होता है? It is DPS by EPS. DPS by EPS will go with option number B. डूपॉन्ट एनालिसिस किससे डील करता है? क्या वो करंट एसेट से डील करता है? नहीं. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करता है कुछ हद तक. कैपिटल बजटिंग से डील करता है? नहीं. एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट? नहीं. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि डूपॉन्ट एनालिसिस आरओई का ब्रेकअप करता है एंड आरओई मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी, तो उस हिसाब से इट इज एन एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. गलत तो नहीं है ये बोलना. आगे बढ़ते हैं. इन नेट प्रॉफिट रेशियो द डिनोमिनेटर इज. नेट प्रॉफिट रेशियो में डिनोमिनेटर होता है नेट सेल्स. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर करता है रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद कॉग्स. COGS. विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. सो 45 का भी बी. लाइन से सारे ही बी हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 46. द टर्म EVA स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. अगेन बी. क्या बात है. Question number 47. Return on investment may be improved by increasing turnover, reducing expenses, increasing capital utilization, all of the above. भाई सभी से हो सकता है. आपको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो सारे अच्छे अच्छे काम करो. टर्नओवर बढ़ाओ, खर्चे कम करो, कैपिटल यूटिलाइजेशन और बेहतर करो. सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी.
इन करंट रेशियो करंट एसेट इज कंपेयर्ड विद करंट लायबिलिटीज, तो इसमें क्या पूछने वाला बात है, वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी हियर। क्वेश्चन नंबर 49, करंट रेशियो इज 1.5, नेट करंट एसेट्स इज 5 lakhs। आपको बताना है करंट एसेट्स कितना है, तो यार ये बहुत आसान होता है, 1.5 CL इज इक्वल टू CA, तो CA माइनस CL इज इक्वल टू 1.5 CL माइनस CL इज इक्वल टू 0.5 CL, एंड इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख। Therefore CL is equal to 10 lakhs and CA is equal to 10 plus 5 यानी कि 15 lakhs. So current assets अपने को अगर पूछा will go with option number C which is 15 lakhs. इसको मैंने एक और तरीके से कराया था, याद है आपको, CL is equal to net working capital एंड फिर यहां पे मैंने कराया था CR माइनस 1। एक बार चेक करते हैं इससे भी आ रहा है क्या रिजल्ट, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1, सो ये हो गया 5 बाई 0.5, 10 lakhs। हाँ एकदम आ रहा है। आप इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब ये सब फॉर्मूले मुझे याद नहीं है भाई, बनाते हैं बैठे बैठे, ठीक है। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 50, देयर इज अ डिटोरिएशन इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ XYZ, What does it refer to? मतलब क्या हो गया अगर हम बोलते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो दैट कैपिटल एम्प्लॉयड हैज रिड्यूस, बेकार बात है, वर्किंग कैपिटल का और कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन अप, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल पे नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन कोई सही तो नहीं लग रहा। द डेटर कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज्ड, ये एकदम सही बात है, अगर हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ जाता है सो दैट इज अ नेगेटिव साइन फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एंड लास्ट है द सेल्स हैज डिक्रीज्ड, सेल्स के डिक्रीज होने से हो सकता है इंपैक्ट आए ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड अल्टीमेटली मे बी ऑन द वर्किंग कैपिटल एज वेल, बट क्लियर साइन कुछ भी नहीं है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 51, Which of the following does not help to increase CR? इसका मतलब इनमें से किसकी वजह से CR बढ़ेगा नहीं उल्टा घटेगा। अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं और स्टॉक खरीदते हैं तो इसकी वजह से CA बढ़ता है, इसके वजह से CA बढ़ता है, CA बढ़ेगा तो CR भी बढ़ेगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पे CR, करंट लायबिलिटी का घटना और CR का बढ़ना, ये दोनों पॉइंट लिंक्ड हो सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पे क्रेडिटर्स, अच्छा अरे मतलब CR इसके वजह से भी बढ़ ही रहा है, ये दोनों पॉइंट की वजह से CR बढ़ रहा है, हमको CR घटाना है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, सेम बात है, करंट लायबिलिटी कम होगा तो CR बढ़ेगा, ये भी कोई पॉइंट काम का नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट को अवेल कराना यानी CL को बढ़ाना, CL को बढ़ाना मतलब CR को घटाना, एकदम सही है। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, 52 में बोल रहा है डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाई, अगर आपका डेट बाई टोटल एसेट्स का रेशियो इंप्रूव करना है तो दो ही रास्ते हैं, टोटल एसेट्स को बढ़ाओ या फिर डेट को कम करो। बोरो मोर एकदम गलत है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एकदम गलत है, पूरी उल्टी राय दे रहा है। इशू ऑफ शेयर्स कुछ हद तक सही है, रिडेम्पशन ऑफ डेट सबसे ज्यादा सही है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। अब हम बोलेंगे इश्यू ऑफ शेयर से कैसे ठीक होगा, वैसे इश्यू ऑफ शेयर से भी ठीक हो सकता है क्योंकि उसकी वजह से टोटल एसेट्स बढ़ जाता है। टोटल एसेट का बढ़ना इज ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्पिंग टू इंप्रूव डेट बाई टोटल एसेट्स, वो गलत तो नहीं है पॉइंट। वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों, बट ज्यादा सही डी है क्योंकि वो डायरेक्ट इंपैक्ट लाएगा। रेशियो ऑफ नेट इनकम टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज, ईपीएस बोलते हैं इसको, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म विद अदर फर्म्स, गलत। ट्रेंड एनालिसिस होता है खुद ही के साथ कंपैरिजन, जिसको हम कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। दूसरे के साथ कंपैरिजन को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। दिस इज टाइम सीरीज, तो अदर फर्म्स की कोई बात ही नहीं है। ओवरहेड पीरियड ऑफ फर्म सही लग रहा है, विद अदर इंडस्ट्री गलत लग रहा है, विद अदर कंपनीज भी गलत लग रहा है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55, अ करंट रेशियो ऑफ लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, सीए अगर CL से कम हो जाए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम हो जाए, तो इसका मतलब ही यही होता है कि करंट रेशियो विल बी लेस देन 1। पहला बोला करंट लायबिलिटी लेस देन करंट एसेट, गलत। दूसरा फिक्स एसेट, गलत। तीसरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम है, ये सही लग रहा है। ये लास्ट वाला भी गलत लग रहा है। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी।
Question number 56. A firm has a capital of 10 lakh rupees, sales of 5 lakh rupees, gross profit is 2 lakhs, expenses is 1 lakh. Net profit ratio पूछ रहा है. पहले तो net profit कितना होगा? It will be GP minus expenses. So मेरा GP है 2 lakhs, expenses है 1 lakh, तो 1 lakh का मेरा NP हो गया. फिर मेरा sales है 5 लाख का. So NP by sales होता है NP ratio. So 1 lakhs by 5 lakhs. Result होगा 20%. We'll go with option number A. We will go with option number A. Question number 57. XYZ has earned 8% return on total assets of 50 lakhs. एनपी रेशियो अगर 5% है तो बताओ सेल कितना होगा. पहले तो अपना एनपी कितना आ रहा है. एनपी आ रहा है 8% ऑफ टोटल एसेट्स विच इज 50 लाख्स, तो वो होता है 4 लाख रुपीस. फिर 4 लाख्स को अगर हम डिवाइड कर दे बाई 5% तो आ जाएगा सेल्स. सो 4 डिवाइडेड बाई 5% इज 80 लाख रुपीस. 80 lakh is correct. We'll go with option number C. Supplier and creditor of the firm are interested in profitability indirectly. हाँ इन मतलब मन है इनको देखने का. लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मन है देखने का. मार्केट शेयर पोजीशन कोई मतलब नहीं है. डेट पोजीशन से भी कोई खास मतलब नहीं है. इनडायरेक्ट मतलब तो है, बट विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी. वो ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट है उस बात से. Which of the following is a measure of debt service capacity of the firm? Current ratio, asset test ratio, interest coverage ratio and debt. तो we'll go with interest coverage ratio क्योंकि दोनों के दोनों coverage ratios के पार्ट हैं. क्लियर? तो ज्यादा कनेक्टेड टर्म्स हैं एक दूसरे से. क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं. जीपी रेशियो of a firm remains the same but NP ratio is decreasing. The reason for such behavior is increase in COGS. I don't think so. उससे जीपी में भी फर्क पड़ता. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ये एकदम सही है. इंक्रीज इन डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है. डिक्रीज इन सेल का कोई लेना देना नहीं है. वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी हियर. क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1, अ हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज नॉट डिजायरेबल. क्यों नहीं डिजायरेबल है? एकदम डिजायरेबल है. इट इज डिजायरेबल, सो इट इज रॉन्ग. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स ऑन टैक्स रेट. कोई टैक्स रेट का आना जाना ही नहीं है. फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट. Increase in NP ratio means increase in sales, not necessary. Lower debt equity ratio means lower financial risk. एकदम सही पॉइंट है. We'll go with option number D. क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं. If debt to total asset is 2, ये 2 गलत है, ये 0.20 था. मेरे को याद है ये गलत है, ये 0.20 होगा. तो बता रहा है आपको कि डेट टू इक्विटी क्या होगा. तो बहुत सिंपल है. If total assets is assumed to be X, then debt is equal to 0.20x. इसका मतलब equity will be 0.80x. तो debt by equity होगा 0.2x divided by 0.8x and that will be 0.25. So correct option would be B. Next up is which of the following helps analyzing return on equity shareholders? इनमें से कौन सा आरओई को समझने में हेल्प करता है? आरओए नहीं, ईपीएस यस, एनपी नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नहीं. विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. आरओए एंड आरओआई बिलोंग्स टू, ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं भाई? प्रॉफिटेबिलिटी से बिलोंग करते हैं. विल गो विद अगेन ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 65 को एक बार आप पढ़ेंगे. समय दीजिए प्लीज. So question number 65. XYZ Limited has a debt equity ratio of 1.5 as compared to 1.3 of the industry average. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भैया तुमने ज्यादा डेट लिया है. So you have greater debt, higher liquidity wrong, higher financial risk सही, higher profitability wrong, higher capital employed wrong. We will go with option number B. Ratio analysis can be used to study liquidity, turnover, profitability of a firm. What does debt equity ratio help to understand solvency? We'll go with option number A, solvency. Debt equity, अरे यार ये सब ratios solvency ratios है, जाहिर सी बात है solvency study करने के लिए मदद करेंगे. In inventory turnover ratio calculation, what is taken in the numerator? COGS is taken in the numerator, but I believe ये question repetitive था, तो मैं इसको eliminate करने की तैयारी में हूँ. मेरे ख्याल से हमने इसको कहीं देख लिया था अभी. तो ये सब क्या है ना, एग्जाम में अपने काम आ जाएगा. मैं पहले से रेड कर रखा हूं, मतलब आपको इसको नहीं देखना है. ठीक है.
आप इसी स्टेटमेंट से पढ़ेंगे, फटाफट काम होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, 6, 7 या फिर 113। इट हैज टू बी अकाउंटिंग standard, Indian accounting standard 7. So we'll go with option number C. Cost of capital refers to flotation cost, dividend, required rate of return, या फिर में none of the above. Required rate of return is the correct answer. We'll go with option number C. Which of the following source of fund has an implicit cost of capital? Equity share capital implicit होता है, preference share capital implicit नहीं होता, debenture implicit नहीं होता, retained भी implicit होता है. We will go with option number A और D, दोनों ही हो सकते हैं. फिर भी अगर मुझे कोई एक चूज करना हो, आई विल गो विद डी, हालांकि ए और डी दोनों हो सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इक्विटी यस, लोन्स नो, बॉन्ड्स नो, प्रेफरेंस नो. सबसे ज्यादा होता है इक्विटी के केस में. क्वेश्चन नंबर 72. कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो नोन एज रिस्क फ्री रेट. दूसरा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, दिस इज रिस्क फ्री रेट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Cost of capital for bonds and debentures is calculated on before tax basis, wrong. After tax basis, correct. Risk free rate of interest, wrong. Compound interest, wrong. We'll go with option number B. Question number 74. Weighted average cost of capital is generally denoted by KA, wrong. KW, wrong. KO, correct. KC is also correct. So we'll go with option number C or D. अब देखो ये ऑप्शंस ही ऐसे आ रहे हैं कि अपने को दो दो मार्क करना पड़ रहा है, अपने क्या करें? KO भी बोलते हैं और KC भी बोलते हैं, तो दोनों ही सही है. Which of the following cost of capital requires tax adjustment? Cost of equity नहीं, cost of preference नहीं, cost of debenture yes, cost of retained earning नहीं. आप बोलेंगे रिटेन अर्निंग में तो पर्सनल टैक्स रेट तो यूज होता ही है, पर्सनल टैक्स रेट एक अलग चीज है, बट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट टैक्सेस तो वो यूज होता है सिर्फ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स के केस में. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव? सेम सवाल दोस्तों अभी आया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव. सो अगेन मार्किंग दिस कि नहीं करना पड़े. Next question, question number 77. Marginal cost of capital is the cost of additional sales, wrong. Additional funds, correct. Additional interest, wrong. Additional revenue, wrong. We'll go with option number B. मार्जिनल होता है जब आप एक्स्ट्रा फंड्स मार्केट से लेकर के आ रहे हो तो उसका कितना पैसा लगेगा. इन केस ऑफ ऑल इक्विटी फर्म वैक इज इक्वल टू, ऑल इक्विटी फर्म में के ओ और के ई बराबर होता है. सो विल गो विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 79. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैक वेट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, टारगेट वैल्यू, बुक वैल्यू या फिर ऑल ऑफ द अबव. कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 80. फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस, करेक्ट है. ऑल बोरिंग रॉन्ग है. शेयर कैपिटल रॉन्ग है. शेयर बॉन्ड एंड डिबेंचर ये वैसे तो सही है, रिटेन अर्निंग भी होता तो बेटर होता, बट विल गो विद ऑल सोर्सेस. सो ऑप्शन नंबर ए. एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ डेट, यानी अगर आप अपने बिजनेस में, अब यहां से कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू हो गया लग रहा है, अगर अपने बिजनेस में आप डेट बढ़ाते हैं तो डेट बढ़ाने की वजह से क्या क्या होता है भाई, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना वो नाराज होते हैं. एंड नाराज होते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग की जो केई रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है. ये है इसके पीछे का सार. तो बोलता है टैक्स शुड वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन न्यू डेट. कब से ऐसा होता है? पी रेशियो वुड इंक्रीज. पी रेशियो वुड इंक्रीज नहीं, पी रेशियो पे इसका इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं आएगा, तो ये गलत है. इक्विटी शेयर होल्डर वुड डिमांड हायर रिटर्न, एकदम सही है. रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कंपनी वुड डिक्रीज, ये इतना इजी नहीं है बोलना, इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा. बट यस वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलता है या फिर क्या है? सो इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट डिविडेंड टू सम एक्सटेंट, बट रिडीमेबल के केस में नहीं होता. इनरिडीमेबल के केस में हो सकता था. आफ्टर टैक्स नहीं होता. डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स पीवी ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, सही है ये. नन ऑफ द अबव करेक्ट नहीं होगा. सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. आगे बढ़ रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? रिटेन्ड अर्निंग्स आर कॉस्ट फ्री, रॉन्ग. एक्सटर्नल इक्विटी इज चीपर देन इंटरनल. एक्सटर्नल इज चीपर देन इंटरनल नहीं, ये भी गलत है. रिटेन्ड अर्निंग आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी, तो उल्टा करके लिख दिया तो ये सही है. फिर रिटेन अर्निंग आर कॉस्टलियर देन गलत. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी.
ऐसा क्या होता है सर? क्योंकि के एस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है के इंटू वन माइनस टीपी, करेक्ट? सो जाहिर सी बात है के एस विल बी स्मॉलर देन के ई, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रॉन्ग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रॉन्ग है, बाकी सभी रॉन्ग है। कैपिटल बजटिंग, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट अप इज कैपिटल बजटिंग डील्स विद लॉन्ग टर्म डिसीजन, सही है। शॉर्ट टर्म डिसीजन गलत है, बोथ गलत है, नीदर भी गलत है। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। 85 का भी ए। 86, which of the following is not used in capital budgeting? Time value of money is used, sensitivity analysis is used, NA method not used, cash flows are used. Option number C. Question number 87, capital budgeting decisions are reversible, irreversible, unimportant या फिर all of the above? all of the above तो होगा नहीं, reversible भी आमतौर पे नहीं होते, irreversible होते हैं, unimportant नहीं होते, important होते हैं। So we'll go with option number B. Question number 88, which of the following is not incorporated in capital budgeting? Tax effect incorporate होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी incorporate होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न incorporate होता है, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट incorporate नहीं होता, इट्स अ फाइनेंशियल आइटम, नीड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैपिटल बजटिंग। विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is not a capital budgeting decision? Expansion program is a capital budgeting decision. Merger is also a capital budgeting decision. Replacement is also a capital budgeting decision. But inventory level कोई भी capital budgeting decision नहीं है. It's a working capital decision. We'll go with option number D. A sound capital budgeting technique is always based on cash flows. गलत, प्रॉफिट गलत है, इंटरेस्ट गलत है, लास्ट डिविडेंड पेड गलत है. So we'll go with option number A. Question number 91. Which of the following is not relevant for cash budget? सिंकिंग फंड इज नॉट रेलिवेंट फॉर कैश बजट, एकदम सही बात है, सिंकिंग फंड रेलिवेंट नहीं होता है कैश बजट के केस में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट होता है, कंसिडर करते हैं इसको हम। एलोकेटेड ओवरहेड रेलिवेंट नहीं होता क्योंकि ये नॉन कैश फ्लो आइटम होता है, नॉन कैश फ्लो आइटम होता है। सो 1 and 3 इज ग्रेटर करेक्ट, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। ग्रेटर करेक्ट का मतलब क्या हो गया भैया, 1 और 3 दोनों राइट था, फिर ऑप्शन आ गया 1 और 3 दोनों राइट है, तो विच स्टिक विद ऑप्शन नंबर डी। Next up is question number 92. Capital budgeting are based on incremental profits, incremental cash flow सही है, incremental assets गलत है। अरे सभी क्या बेकार बनाता है सवाल। इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज होता है, तो कहां यूज होता है ये तो सबको पता है। इंक्रीमेंटल अप्रोच इज यूज्ड इन केस ऑफ कैश फ्लोज, नॉट इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following does not affect cash flow proposal? सैल्वेज कंसिडर करता है, डेप्रिसिएशन आमतौर पे नहीं, डज नॉट इफेक्ट कैश फ्लो प्रपोजल। टैक्स रेट में चेंज आएगा तो कैश फ्लो बदलेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आमतौर पे तो नहीं बदलेगा बट डीटीएस बदल देता है, तो ये एक थोड़ा डाउट है। मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी मतलब वैसे देखा जाए तो इट विल नॉट इम्पैक्ट कैश फ्लो प्रपोजल, मेथड से कोई लेना देना है नहीं। डेप्रिसिएशन का इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है, ओ अब समझ में आया, ठीक है ठीक है ठीक है। डेप्रिसिएशन भी इंपैक्ट करेगा कैश फ्लो को, क्योंकि कैश फ्लो के फॉर्मूले में होता है पैट प्लस डेप्रिसिएशन। सो अगर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कुछ और है तो ऑब्वियसली इट विल इंपैक्ट। सो यस, दीज 3 आइटम्स विल इंपैक्ट, लास्ट आइटम विल नॉट इंपैक्ट। आपका मेथड सिग्निफाई नहीं करता है, क्लियर, कि आपका कैश फ्लो वगैरह क्या होने वाला है। कैश इनफ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, डीटीएस इंक्लूड होता है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्लूड होता है, रेजिंग ऑफ फंड्स भी इंक्लूड होता है, बोथ 1 and 2। ओ ठीक है, सो 1 and 2 ज्यादा करेक्ट है। रेजिंग ऑफ फंड्स इधर इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मुझे लगा कैश फ्लोज में क्या क्या आएगा, कैश फ्लोज में सब कुछ आता है, बट व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देन रेजिंग ऑफ फंड्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डीटीएस एंड आल्सो आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डी। Question number 95. Which of the following is not true with reference to capital budgeting? Capital budgeting is related to asset replacement cost. This is true. Cost of capital is equal to minimum required return. This is also true. Existing investment in a project is treated as a sinking fund. Existing investment in a project is not treated as a sunk fund या sunk cost, जो भी बोल दो। एक बार इस पे वापस आते हैं। Timing of cash flow is relevant. This is also true.
Existing investment in a project is not treated as sunk cost. This is false because this is treated as a sunk cost. So the correct option would be C. Dangerous था ये सवाल यार, अच्छा घुमाया. Question number 96. Which of the following is not followed in capital budgeting? Cash flow principle is followed. Interest exclusion principle is followed क्योंकि interest को consider नहीं करते हम लोग outflow में. Accrual principle is not followed and post tax principle is followed. So we'll go with option number C. Depreciation is incorporated in cash flows because it is an unavoidable cost. No. It is a cash flow. No. It reduces tax liability. इसका DTS impact है उसके लिए होगा. So we'll go with option number C. Which of the following is not true for capital budgeting? इनमें से कौन सा capital budgeting के लिए true नहीं है? Sunk costs are ignored. Yes, these are ignored. Opportunity costs are excluded. No, these are included. भाई कितनी बार बोलना पड़ेगा? Opportunity costs are included. Incremental cash flows are considered. सही है. Relevant cash flows are considered. वो भी सही है. So option number B was incorrect. Which of the following is not applied in capital budgeting? तो इनमें cash flows be calculated in incremental basis. This is followed. Not applied मतलब इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता है, पर ये तो अप्लाई होता है. All costs and benefits are on cash basis. ये भी सही है. All accrued costs and revenues are incorporated. Wrong. Accrual basis follow ही नहीं होता. So we'll go with option number C. 99 questions done till now. भरे पड़े हैं वैसे तो 160-70 कुछ क्वेश्चंस हैं. अभी तक हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं. सो ये भी एक अच्छा फीट है. लेट्स मूव अहेड. इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज. क्यों कैश फ्लो यूज होता है? बिकॉज कैश फ्लोज आर इजी टू कैलकुलेट. सही है. कैश फ्लोज आर सजेस्टेड बाय सेबी. गलत है. कैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट. ये सही है. कैश फ्लोज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. रॉन्ग है. कैश फ्लोज आर इजी टू कैलकुलेट. ये भी गलत है. सॉरी मैंने गलती करी. प्रॉफिट इज इजियर टू कैलकुलेट. कैश फ्लो में थोड़ा और दम लगता है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. नेक्स्ट अप इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल ए फ्लोज. आई बिलीव ये कैश फ्लोज लिख रहा होगा. इनमें से कौन सा इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में इंक्लूड नहीं होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड. सunk cost won't be included. So correct option would be B. A proposal is not a capital budgeting proposal if it is related to fixed asset. नहीं. If it brings long term benefits. नहीं. शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो जाहिर सी बात है वो कैपिटल बजटिंग नहीं है. शॉर्ट टर्म डिसीजंस आर नॉट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. Question number 103. In capital budgeting, sunk costs are excluded because it is of small amount, it is not incremental, not reversible. All of the above. Small amount का कोई लेना देना नहीं है. Incremental नहीं है. सही बात है. Reversible. It is not reversible भी ठीक है. Reverse किया नहीं जा सकता. I think we can go with all of the above. I'm not really sure. We can go with all of the above. But sunk cost में small amount जरूरी नहीं है. So I'm not sure about question number 103. Next up is question number 104. Savings in respect of a cost is treated as an inflow. जब आपका खर्चा में बचत हो तो उसको हम inflow treat करते हैं. So we'll go with option number A. Dash ignores time value of money. ARR method ignore करता है time value of money को. The discounted cash flow techniques are NPV, IRR, PI. सभी discounted cash flow technique है. So we will go with option number D. Working capital is calculated as. Working capital होता है CA minus CL. So CA minus CL. Option number B. यहाँ core दिख गया तो core तो नहीं होगा. The basic current liabilities are accounts payable and bills payable. ये ठीक लग रहा है. बैंक OD ये भी ठीक लग रहा है. आउटस्टैंडिंग सभी ठीक लग रहा है. वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस एंड नेट. वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी. वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश कैपिटल, करंट एसेट कैपिटल, ऑपरेटिंग कैपिटल, प्रोजेक्टिंग कैपिटल, ऑपरेशनल कैपिटल. ओ कंफ्यूजिंग हो गया ये. विल गो विथ ऑपरेटिंग कैपिटल. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 11. Dash working capital refers to firm's investment in current assets. Gross working capital होता है फर्म का current assets. ठीक है. सिर्फ CA का मतलब होता है gross. So we'll go with option number C. In finance, working capital means the same thing as current assets.
हाँ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू है, ऐसा कैसा ग्रॉस लिखना चाहिए था यहाँ आगे ग्रॉस वर्ड यूज करना चाहिए था, बट ठीक है, विल गो विथ करंट एसेट्स, और कुछ फिट नहीं हो रहा है, सो विल गो विथ करंट एसेट्स। या dash working capital refers to the difference between current asset and current liability, net working capital, so we'll go with option number B, which is net working capital. अच्छा, इनका भी ऑप्शन लिखना चाहिए, ए है और इसका ऑप्शन है सी। A dash net working capital will arise when current assets exceed पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल होगा व्हेन सीए विल एक्सीड सीएल। सीए अगर सीएल से ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होगा। क्लियर? A dash net working capital will occur when current liability are in excess, when CL is excess of CA, तब क्या होगा? नेगेटिव होगा। So we'll go with option number B. X Limited distributes its products to more than 500 retailers. कंपनी का कलेक्शन पीरियड इज 30 days, कीप्स इन्वेंट्री फॉर 20 days. ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होगा भाई? ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा या ऑपरेटिंग साइकिल होगा 30 + 20, ऊपर का 500 कोई रेलिवेंट नंबर नहीं है, 500 सॉरी 50. The correct answer would be 50 days. We'll go with option number D. Dash refers to the funds which an organization must possess to finance its day-to-day operations. Working capital बोलते हैं इस फंड को वैसे, working capital. Option number C is correct. Investment in current assets should be just adequate, more, less या फिर maximum. Current asset में just adequate रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा रखोगे तो पैसे blocked रहेंगे. So we'll go with option number A. Dash varies inversely with profitability. प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में क्या वेरी करता है? इनवर्सली। रिस्क सुना हुआ तो ऐसा ही है, रिस्क एंड रिटर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है, मोर द रिस्क। अच्छा, मोर नहीं होता है, तब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एसेट के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लिक्विडिटी के साथ में क्या है? लिक्विडिटी के साथ में और रेवेन्यू के साथ में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो एलिमिनेट कर रहे हैं हमने लिक्विडिटी को। सो डैश वेरीज इनवर्सली विथ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी होगा तो लिक्विडिटी कम होगा। बोलना मुश्किल है, बट विल गो विद ऑप्शन नंबर सी क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। बाकी सारे ऑप्शंस आर नॉट इनवर्सली रिलेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी, दीज आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? कैपिटल इंटेंसिव फर्म्स रिलाई किस पे करते हैं? डेट पे, रिटेन अर्निंग पे, शॉर्ट टर्म डेट पे या फिर इक्विटी पे? ऑब्वियसली दे रिलाई ऑन डेट। कैपिटल इंटेंसिव है तो बहुत पैसे की दरकार है, और बहुत पैसे की दरकार है तो अपने को डेट पे रिलायंट रहना पड़ता है। वी आर रिक्वायर्ड टू बी रिलायंट ऑन डेट. On the basis of dash, working capital is classified as gross working capital and net working capital. On the basis of concept, time, future या work. On the basis of concept, we'll go with option number A. A dash cycle analyzes accounts receivable, inventory, accounts payable in terms of number of days. Operating cycle बोलते हैं इसको. So we'll go with option number D. Dash method is not used for calculating working capital cycle. Trial and error method, regression analysis method, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. अरे भाई, ये वाला मेथड डेफिनेटली यूज होता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स भी मेथड यूज होता होगा, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड एंड ट्रायल एंड एरर, इन दोनों में पता नहीं कौन सा करेक्ट होगा. विल गो विद ऑप्शन नंबर ए और बी. अपन को वैसे सच में नहीं मालूम, ये किताब के अंदर से कोई एक लाइन उठा करके दे दिया, पता नहीं रहता कि क्या करेक्ट होगा. On the basis of dash, working capital may be classified as permanent or fixed. Permanent और fixed तो होता है टाइम के हिसाब से, एंड टाइम के हिसाब से होगा दोनों ही. So we'll go with option number B. Operating cycle is also known as working capital cycle भी कहते हैं इसको, या cash cycle भी कहते हैं. So we'll go with option number B. Spontaneous financing consist of line of credit. नहीं, spontaneous नहीं होता है. Short term loans spontaneous नहीं होता है. Accounts receivable spontaneous नहीं होता है. Accounts payable होता है. अक्रूड एक्सपेंसेस होता है. दो ही चीज होता है. तो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में. कन्वर्सेशन है ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश एंटेल्स अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1000 पर ट्रांजैक्शन. व्हाट विल बी ऑप्टिमम सवाल तो कंप्लीट करता. दे हैव गिवन अस ओ, दे हैव नॉट गिवन अस सी, दे हैव नॉट गिवन अस ए. इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 128.
एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 2 months। कैश सेल्स दिया हुआ है 5 lakhs का। एवरेज रिसीवेबल्स दिया हुआ है 6.5 लाख का। अपने को सेल्स का अमाउंट निकालना है, बहुत इजी है। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। क्रेडिट सेल्स विल बी 6.5 lakhs इंटू 12/2। सो 6.5 इंटू 6 39 lakhs। 39 lakhs में आप अपना कैश सेल जोड़ दो 5 लाख का। 44 lakhs वुड बी करेक्ट। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129, करंट रेशियो इज 2.4, वर्किंग कैपिटल इज ना करंट लायबिलिटी पूछा है, तो CL इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय करंट रेशियो -1। सो नेट वर्किंग कैपिटल है 25.2 lakhs डिवाइडेड बाय 2.4 - 1। 25.2 डिवाइडेड बाय 1.4, सो दिस इज 18 lakhs। अगर ये 18 लाख है तो वो जो भी होगा आ जाएगा। 18 lakhs एक ही ऑप्शन है, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिस्क, हाँ एकदम मदद करता है। फाइनेंशियल रिस्क में मदद नहीं करता, प्रोडक्शन रिस्क में मदद नहीं करता, क्रेडिट रिस्क में मदद नहीं करता। सो दिस विल बी ए एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? मार्केटिंग रिस्क नहीं, इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं, फाइनेंशियल रिस्क करेक्ट। विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। combined leverage is obtained from OL and FL by their multiplication। इसको अगर मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये दोनों आ जाता है। हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब है हाई डेट प्रोपोर्शन सही है, लो डेट प्रोपोर्शन गलत है, इक्विटी डेट इक्वल डेट एंड इक्विटी रॉन्ग है, नो डेट भी रॉन्ग है। विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग लेवरेज किस वजह से अराइज होता है? इट अराइजेस बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही है, फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट रॉन्ग है, वेरिएबल कॉस्ट रॉन्ग है, स्टेप कॉस्ट भी रॉन्ग है। Financial leverage arises because of what? Because of interest cost. So we'll go with option number C here. ये वाला था A. Operating leverage is calculated by contribution by EBIT, सही फॉर्मूला है। EBIT by EBT DFL का फॉर्मूला है। EBIT by interest coverage ratio का फॉर्मूला होता है। EBIT by tax कोई भी फॉर्मूला होता ही नहीं है। We'll go with option number A. Financial leverage का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT by EBT. So EBIT by EBT will go with option number B. Question number 138. Which combination is generally good for firms? High operating leverage, high financial leverage, गलत। Low operating leverage, low financial leverage, गलत। High operating leverage, low financial leverage, कुछ हद तक सही बोल सकते हैं। मॉडरेट को भी सही बोल सकते हैं। दोनों में से भाई कुछ भी करेक्ट हो सकता है, अपना रटा हुआ तो है नहीं। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी और डी। सच बताऊं तो अपने को मालूम नहीं। सो सी या डी में कोई भी करेक्ट हो सकता है। Combined leverage can be used to measure the relationship between what? ये measure करता है relationship between sales and EPS. So sales and EPS का है, ये नहीं है, ये वाला है। So we'll go with option number C. Financial leverage is zero if financial leverage का फॉर्मूला होता है EBIT by EBT. So इसका जीरो होने का मतलब ये है कि आपका EBIT अगर जीरो हो जाए तो फिर ये जीरो होगा। So EBIT is equal to interest, नहीं, EBIT is equal to zero, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज से फाइनेंशियल रिस्क मेजर होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज से बिजनेस रिस्क मेजर हो जाता है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EBT। अच्छा वैसे पूछ रहा है EBIT एंड EPS, EBIT एंड EPS, विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। अच्छा इसका भी बी था, ए क्यों लिखा? Use of preference share capital in capital structure increases operating leverage, no. Increases financial leverage, yes. Decreases operating leverage, wrong. सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी is correct. Relationship between change in sales and change in EPS is measured by combined leverage. Numerical data, okay. FM यहां कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से BDA शुरू हो गया। बीडीए ऑब्वियसली उसको ज्यादा फायदा होगा जिसने बीडीए अच्छे से किया है, जिसने नहीं किया मैं बता दूं बीडीए की थ्योरी 2 घंटे के अंदर मैंने पूरी समराइज की है इन द लास्ट टर्म। वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। क्लियर? आगे बढ़ते अपने। न्यूमेरिकल डेटा कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, गलत है। इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, सही है। सो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। अ डिस्क्रिप्टिव डेटा may be deciphered as, descriptive data क्या होता है? may be deciphered in the form of qualitative information, ये सही है। qualitative होता है, descriptive data सही है।
क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन गलत है, न्यूमेरिकल डेटा फिर क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, रॉन्ग. विल गो विद ऑप्शन नंबर ए हियर. Data represented in the form of picture is known as graphic data. So this is also A. Which of the following is our reasons for digitization? Helps in work processing? Definitely helps. Requires less physical source? Yes. Digital records may be accessed by more than one person simultaneously. ये भी सही है. All of the above is the correct answer. We'll go with D. Question number 149. To make data turn into user-friendly information, it should go from one of the कोर स्टेप्स. वो कोर स्टेप्स सारे के सारे ये भैया, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. सो विल अगेन गो विथ ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 150. एनी डेटा expressed as a number is a dash data, graphical data, descriptive data, numerical data. Obviously numerical data. So C is correct. Classifying equities into small cap, into mid cap and also into large cap. ये किस तरह का काम है भैया? इसको हम कहते हैं नॉमिनल स्केल. तो ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो अपने वो पढ़ाया गया एकदम फर्स्ट चैप्टर में ही. तो उसमें ये नॉमिनल स्केल में आता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन कर देता है ये. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट अप इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज फॉर प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन? जस्टिफिकेशन प्रोसेस है, असेसमेंट प्रोसेस है, प्लानिंग भी प्रोसेस है. ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे. विल गो विद ऑप्शन नंबर डी. Data science plays an important role in risk analytics, yes. Customer data management, yes. Customer analytics, yes. सभी. We'll go with all of the above. ये आसान है, ज्यादातर all of the above ही मिल रहा है. Question number 154. The primary benefit of data distribution is estimation of probability of a certain observation within sample space. ये सही है. Estimation of probability of any certain observation within a non-sample space, wrong है. Within a population, wrong है. Within a non-sample space, wrong. We'll go with option number A. Binomial distribution applies to attributes that are categorized into two mutually exclusive classes. एकदम सही है. 3 wrong है. Less than 2 भी wrong है. 4 भी wrong है. 2 में ही होता है, तो binomial will go with 2. मतलब A is the correct answer. A geometrical distribution is a discrete distribution that assesses the probability. भाई मेरे को याद नहीं है भैया, ये याद नहीं है. I cannot answer this. A probability density function describes the characteristic of a random variable. ठीक है, ये कुछ हद तक सही है. The characteristic of non-random variable, the characteristic of random constant. अरे कुछ भी लिखा है, ये बेकार पॉइंट्स हैं. We'll go with option number A. Question number 158. Which of when independent variables with standard normal distribution are squared and added, the distribution occurs is chi-square. नाम से ही समझ में आ गया. स्क्वायर करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर. द प्रोसीड्यूर दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट सिंपलियर टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड विजुअलाइज. इस डेटा वैलिडेशन नहीं. डेटा वैलिडेशन होता है डेटा एक्सेप्ट करने से पहले रूल लगाना कि भैया वो डेटा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा. सॉर्टिंग सही है. डेटा एग्रीगेशन रॉन्ग है. डेटा एनालिसिस भी रॉन्ग है. विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 160. क्वेश्चन नंबर 160 बोलता है फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. इनमें से कौन सा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है? भाई सारे ही इंपॉर्टेंट है. सो विल गो विद ऑल ऑफ द अबव. डी. फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. मेकिंग अ बेटर डेटा एनालिसिस सही है. फास्टर डिसीजन मेकिंग सही है. ऑल ऑफ द अबव के साथ जाते हैं. विल गो विद ऑप्शन नंबर डी. द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ डीपीए. इनमें से डीपीए का स्कोप क्या है? फ्रैंकली पढ़ाई की है तो आपको ये याद होगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे रटा हुआ नहीं है. सो डीपीए इज देयर इन आई थिंक 4th चैप्टर, बट उसके अंदर से सारे फेजेस याद नहीं है, सारे स्कोप याद नहीं है. सो आई एम जस्ट लीविंग इट अप. आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो, रिसेंट में अगर पढ़ा है तो. क्वेश्चन नंबर 163. मैप्स में बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग पिन कोड, कंट्री नेम, स्टेट एब्रिविएशन, ऑल ऑफ द अबव. भाई सभी चीज के लिए यूज हो सकता है. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी. A scatter plot displays several unique data points on a single graph. सही है. 2 different graph गलत है. अरे ये सब गलत है. स्कैटर प्लॉट रिप्रेजेंट कर सकता है बहुत सारे वेरिएबल्स को, लेकिन एक सिंगल ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करता है. विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. A dash chart depicts tasks that must be accomplished before others begin. इसको गैंट चार्ट बोलते हैं. आपने OM में भी पढ़ा होगा. So we'll go with option number B. Next up is dash is a set of skill that aims to identify, find, modify, format and present data in a manner that ideally conveys meaning and
डेटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर होना चाहिए, but again I am not really sure. I'll go with option number A. I am not really sure. Which of the following is a data discovery platform that enables user to make quicker, more informed choice by speeding analytics, uncovering new business insights? अच्छा, and enhancing precision of outcomes. Microsoft Excel नहीं होगा, Microsoft Power BI, it could happen. अब ये लाइन कहीं से उठाई हुई है, तो ये लाइन जहां से भी उठाई हुई है वहीं से आंसर आएगा, बट इट विल डेफिनेटली नॉट बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं पता है. इट कुड बी क्लिक व्यू बट नॉट रियली श्योर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स? इनमें से डेटा एनालिटिक्स का फायदा क्या है? Improves decision making definitely, increases efficiency definitely, all of the above होगा. We'll go with option number D. Which of the following is our techniques of data mining? Association rules, neural network, decision tree, सारे ही होते हैं. All of the above. We'll go with option number D. XML is an abbreviation of. XML किसका abbreviation form है? Extensible Markup Language, एकदम सही है, यही correct है. We'll go with A. XBRL किसका full form है? Extensible Business Reporting Language, ये भी सही है. तो we'll go with option number A. Which of the following is R type of cloud computing? Private, public, hybrid, या all of the above? Obviously all of the above is the correct answer. On the basis of type of signal or feedback provided to a learning system, which of the following is not a type of machine learning? Supervised, unsupervised, semi supervised, या फिर robotic process learning? भाई ये robotic process learning first time ही नाम सुन रहे हैं. We'll go with option number D. In recent years, business intelligence has expanded to incorporate more procedure and activities designed to enhance performance. These procedures consist of data mining, reporting, querying, या all of the above? Frankly line कहीं से उठाई हुई है मुझे नहीं मालूम, but अगर फिर भी तुक्का लगाना होगा, I'll go with all of the above. Clear? Done? Yes. With that being said, this entire MCQ बैंक हैज कम टू एन एंड. जिन जिन क्वेश्चंस को मैं नहीं करा पाया या मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, मुझे कंफ्यूजन था, उनको एक बार आंसर्स रिव्यू कर लेना. बट यस, हैविंग डन दिस, यू आर डेफिनेटली सॉर्टेड फॉर एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स इन द एग्जाम. इतने मार्क्स की आपकी तैयारी डेफिनेटली हो गई है, तो मजे कीजिए. MCQ बैंक इज ओवर. अब इसके बाद में इंस्टीट्यूट ने हाल फिलहाल के टर्म्स में या फिर MQP में जो MCQ पूछे उनको आप रिव्यू कर सकते हैं. इंस्टीट्यूट की मैट में जो MCQ पूछे गए उनको रिव्यू कर सकते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वाज दिस, जिसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है. सो हैविंग डन दिस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए.